ओके, सो वेलकम यू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर योर नीट 2024। आई नो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, जो कि क्योंकि सितंबर तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया। ऑलराइट, तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड इन द नेक्स्ट ईयर आपके पास 4 मंथ है। अप्रैल को हम लोग काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि उसमें मैक्सिमम टाइम जो है आपका रिविजन में और मॉक पेपर सॉल्व करने में जाना चाहिए, ना कि कुछ पढ़ने में। उस टाइम पे आप कुछ पढ़ेंगे भी तो डेफिनेटली वो आपको याद नहीं होने वाला। सो इट्स बेटर कि आप उस टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें, क्वेश्चंस लगाएं, जिससे आपकी स्पीड और ज्यादा एनहांस होगी एंड यू विल परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम्स। कमिंग टू आवर पॉइंट, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर योर नीट एग्जाम। स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, विच इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑलराइट, फिजिक्स को मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चे जिनका सिलेक्शन एक्चुअली नहीं होने वाला होता, वो क्या करते हैं, वो पूरे जनवरी फरवरी तक फिजिक्स लगाते रहेंगे। और फिजिक्स में भी क्या लगाएंगे? मैकेनिकल फिजिक्स, ग्रेविटेशनल और रोटेशनल फिजिक्स। एक क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ, वो सच में नीट में इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप लगा रहे हो? द आंसर इज नो। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ग्रेविटेशनल और आपका रोटेशनल। आपको अगर नॉर्मल आता है, जेई मेंस के लेवल की फिजिक्स आती है उन टॉपिक्स में, तो यू आर गुड टू गो विद नीट क्वेश्चंस। नो नीड टू गेट डीपर एंड डीपर इनटू दैट सी, वरना फिर वो एक जाली है, माया जाल, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स को आपको उतना ही टैकल करना है जितने की जरूरत है। मॉडर्न फिजिक्स डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि वो मेडिसिन में बहुत काम आती है, आगे भी तो नीट के एग्जाम में बहुत पूछी भी जाती है। बात करते हैं आपकी नॉर्मल फिजिक्स की, जैसे जो क्लास 11 का पार्ट 1 है, वो कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करो चारों यूनिट से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको आसानी से थोड़े से डेप्थ में कवर करें, बहुत ज्यादा डीप में कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री में हम सबको पता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों की अलग अलग अप्रोच होती है। मेरे हिसाब से तो अगर मैं प्रिपरेशन करती तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की करती। मैंने अपने टाइम पे भी सबसे ज्यादा प्रिपरेशन जो की थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने प्रेफरेंस में की थी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनिक तैयार है तो आपके 15 to 16 क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में आते हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ऑलराइट, देखो एग्जाम में ना एक चीज होती है, कभी भी कोई चीज ईगो पे नहीं लेना चाहिए। ईगो पे लोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार एक क्वेश्चन तो है, हम उसको सॉल्व करके ही हटेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लेवल का है ही नहीं, है ना। वो और हायर फिजिक्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का है, जो आपको नहीं भी आएगा तो चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। ऑलराइट, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नहीं हम उसको करेंगे तभी हम नीट में सिलेक्शन के काबिल है। लेट मी टेल यू, नीट किसी तरीके से कभी भी बच्चों, कभी भी आईक्यू का खेल होता ही नहीं है। आईक्यू जितने लोग क्वालिफाई करते हैं, जितने लोग फेल होते हैं, सबकी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। आईक्यू से ज्यादा इसमें खेल होता है आपके स्पीड का एंड आपने जो सैक्रिफाइस कर रखा है अपनी पढ़ाई के लिए उसका। इससे ज्यादा नीट में कोई खेल नहीं होता। मैंने खुद एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मैं नहीं मानती कि मेरे अंदर आपके कंपैरिजन में ज्यादा आईक्यू होगा। आई रियली डोंट बिलीव इन दैट, बट मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि मैंने वो चीज फोकस्ड होकर की है जो आपको भी करनी है फॉर योर शॉर्ट सिलेक्शंस। ऑलराइट, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप लोग बात करें आईक्यू और इन सब की बात हो गई, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हमें यूज करना है अपने इस टाइम को। सबसे पहले तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि पिक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पिक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन? पिक टाइम मैंने जानबूझ के लिखा है। बहुत लोगों को लगेगा कि मैम भूल गए इसलिए उन्होंने पिक टाइम लिख दिया। जी नहीं, पिक टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि क्या था ना, जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम पे हम स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा यूज करते ही नहीं थे, तो हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था, और डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था तो टाइम वेस्ट होने का जरिया ही नहीं था। आज के टाइम पे क्या है, यूट्यूब एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर आप इस पे लेक्चर देख रहे हो या कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आपके नीट के एग्जाम से रिलेटेड है, या लाइफ में आपको पॉजिटिव लेसन दे रही है, या आपको मोटिवेट कर रही है टू वर्क इवन मोर हार्डर, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। बट उससे ज्यादा क्या है, आज की मीडिया में फालतू के कंटेंट चलते हैं जिससे कि होता है टाइम वेस्ट। तो हमें सबसे पहली चीज तो वो अवॉइड करना है। प्लीज कीप योर स्मार्टफोन्स एंड ऑल दी थिंग्स असाइड फॉर 6 to 7 months। ऑलराइट, किसी भी तरीके की रील देखने से, टिकटॉक के वीडियोस देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उस दिन आपको ये चीजें बहुत खलेंगी जब आपका सिलेक्शन के जो लिस्ट आउट होगी उसमें आपका नाम नहीं होगा या रोल नंबर नहीं होगा। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट, ताकि जो हमारा टाइम है वो हमारे फ्यूचर के लिए हो। ऑलराइट, देखिए क्या होता है ना, छोटे छोटे चीजों में जो फालतू की चीजें आजकल चलती हैं उससे आपका टाइम किल होता है। और टाइम किल ऐसे नहीं होता, एक तो टाइम किल होता है, ऊपर से आपका अटेंशन डिवाइड होता है, जिसकी वजह से पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम कम बच जाता है। That's why I always used to say कि pick time for your preparation। आप सब कुछ अवॉइड करें, and it is why do you have to pick, because it is the peak time for your preparation। peak time क्यों है? क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा देखो, बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट के 2 महीने में, आपने बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स देखे होंगे यूट्यूब पे कि 2 महीने में 650 प्लस, 670 प्लस। बेटा इतनी आसानी से अगर 2 महीने में पढ़ने में आते हैं तो ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है जहां पे 95% अब बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, ये नीट का एग्जाम है।
2 महीने पढ़ने से किसी का कुछ नहीं आने वाला। जिसने साल भर सैक्रिफाइस किया, 6-7 महीने सैक्रिफाइस से पढ़ा, आपको लगता है कि आप मात्र 2 महीने में उससे ज्यादा कंप्लीट कर जाओगे, तो फिर आप सुपर ह्यूमन ही होंगे। ऑलराइट, तो इन सब फालतू की चीजों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमें इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए कि दिस फेज ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च इज द पीक टाइम फॉर आवर प्रिपरेशन। इसी में हमारा रिजल्ट डिसाइड होने वाला है। अप्रैल में तो सब पढ़ेंगे, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेंगे, तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं होता अप्रैल में पढ़ने से, ठीक है। तो क्योंकि मैंने जो नीट का एग्जाम दिया था वो अपने 12th के साथ ही दिया था, तो मेरे पास बोर्ड्स भी थे टैकल करने के लिए, सो आई बेटर नो कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और यही जो टाइम होता है ना, यही मतलब मेरे 650 मार्क्स थे, तो यही वाला टाइम मैंने बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया था। जैसे ही 12th का सिलेबस खत्म हुआ था, आई स्टार्ट रिवाइजिंग माय क्लास 11 सिलेबस, और वो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 4 पिलर जो मैं बोलूंगी कि बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, इन पिलर्स को आप कभी भी मिस मत करो अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो। पहली चीज, कंप्लीट योर सिलेबस टिल द एंड ऑफ दिसंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिसंबर के एंड तक, न्यू ईयर आने से पहले पहले आपका ये एक कह लो कि एंड ऑफ द ईयर का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाओ। व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका 70% सिलेबस आप 100% पढ़ेंगे दिसंबर तक, तो आपको 70% याद रहेगा पहली रीडिंग में। उसके बाद आप जब दूसरी रीडिंग लगाएंगे तो इसमें आपको 82% तक याद रहेगा। ये मैं आपको रिसर्च का डेटा बता रही हूँ। जिस तरीके से आप रिविजन करते हैं उस तरीके से आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जब आप थर्ड टाइम रिविजन में आएंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 90%। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मिनिमम मैंने 3 साइकिल्स लगा ली अपने सिलेबस की, तो आई विल बी एबल टू रिटेन 90% ऑफ माई एग्जाम इंफॉर्मेशन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 साइकिल लगाने के लिए, क्योंकि सिलेबस नीट का इतना होता है कि 15-15 दिन चाहिए। इसका मतलब एक साइकिल के लिए हमको कितना चाहिए? 15 + 15 + 15 डेज। 15 डेज में आप एक सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। आप चाहो ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 15 दिन में कोई हार्ड सब्जेक्ट ले लिया लाइक फिजिक्स, तो दूसरे 15 में आपने बायो ले लिया। इससे होगा क्या, जब आपका फिजिक्स से एकदम मन भर जाएगा और कुछ क्वेश्चंस, डेफिनेट सी बात है हम जब टाइमलाइन डिसाइड करते हैं तो ऐसा तो मशीन तो है नहीं कि 15 दिन में हमारा फिजिक्स खत्म ही हो जाएगा, नहीं होने वाला। 1-2 दिन अगर आप एक्सटेंड करना चाहोगे तो पीछे आपके बायो ही तो है, जो कि लाइट सब्जेक्ट है, हमारे लिए फेवरेट है, तो हमारे लिए वो इजी पड़ता है, तो हम आसानी से उसको वहां पे शिफ्ट करके मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको करना है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपका प्रायोरिटी लिस्ट आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले फिजिक्स निपटाओ, उसके बाद बायो निपटाओ, उसके बाद केमिस्ट्री करो। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाती है ओके ओके लेवल पे, तो उन लोग को इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। मैक्सिमम जो लोग का रोना होता है वो फिजिक्स को लेके होता है। तो एक इंग्लिश में कह लो एक कहावत है, इफ यू हैव हर्ड दैट ईट दी फ्रॉग इन दी मॉर्निंग, ठीक है। एक जापानीज पर्सन थे जो बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने कहा कि मेरी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट इतना है कि अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा टफ काम लगता है, जैसे उनको फ्रॉग खाना उन्होंने कंपेयर किया है कि वो बहुत ही गंदा और टफ काम लगता है, तो वो हमेशा अपने टफ काम को मॉर्निंग में या पहले वाले टाइम पे करना प्रेफर करते हैं, सो दैट उनके दिमाग में कोई बैगेज ना रहे कि नेक्स्ट डे तक अरे मेरा फिजिक्स बाकी है, मेरा फिजिक्स बाकी है, मेरा फिजिक्स बाकी है। और एंड तक बच्चे रोते हैं कि फिजिक्स इतना पढ़ के गए थे फिर भी नहीं हुए क्वेश्चन, फिर भी नहीं हुए, फिर भी नहीं हुए। रो लो जितना रोना है, उससे होगा क्या? देखिए, जिनको सिलेक्शन लेना है वो तो लेंगे ही लेंगे, तो हमारे रोने गाने और फालतू के नाटक मचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि फालतू में कहें कि इस बार का पेपर टफ था, इस बार का पेपर, आई एग्री पेपर का लेवल वेरी करता है, बट उससे स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या बेनिफिट हो जाएगा? भाई जिनका फेलियर हो गया वो तो फेलियर हो गया ना, और क्या पता वो आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट हो। इस बार तो खैर अब अटेम्प्ट हटा दिए गए, बट पहले ऐसा होता था कि 3 ही अटेम्प्ट होते थे जनरल कैटेगरी के, तो जिनका लास्ट होता था ना उनको बहुत खलती थी ये बात। आप हमेशा ये चीज दिमाग में क्लियर रखो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। मुझे रोना गाना नहीं मचाना है कि ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना, फिजिक्स नहीं हो पाई, इससे कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए फिजिक्स को पहले करिए, ईट योर फ्रॉग इन दी फर्स्ट गो, ठीक है। तो फिजिक्स को पहले कर लिया, जो टाइम बचा उसमें बायो करेंगे, और बायो लाइट सब्जेक्ट है तो फिजिक्स का अगर कुछ बच भी गया तो हम बायो के साथ कवर कर लेंगे, एंड इसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे। अब इससे हमारे पास एक तो कॉन्फिडेंस आया कि हमने फिजिक्स दूसरी साइकिल रिवाइज कर ली, क्योंकि पहले तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे दिसंबर में, तो हम 82% वाली स्टेज पे पहुंच गए कि हमारी चीजें 82% रिवाइज हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका, तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे मिड ऑफ द फरवरी में, क्योंकि भाई 15 दिन जनवरी में, 30 दिन हो जाएंगे फिजिक्स बायो करने में, 2 सब्जेक्ट करने में, केमिस्ट्री आप करेंगे फरवरी में। तो होगा क्या इससे कि फरवरी के मिड तक आते आते यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर सिलेबस 82%, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर। पता है मैक्सिमम लोग जो मैंने कहा ना, या तो अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एकदम गायब कर देते क्योंकि ठंडी का सीजन है, मस्त कंबल में सोएंगे, हाइबरनेशन करेंगे, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा रिजल्ट AIR 1 का हो। तो ऐसे नहीं काम करता है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो और आप माइंड गेम खेलते रहो कि नहीं नहीं दिमाग में सोचने से हो जाता, तो ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता। ऑलराइट, कुछ लोग को बोलेंगे तो कुछ लोग इतने बड़े वाले होते हैं, मतलब वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाएंगे। मैं उनको बोलूंगी फिजिक्स लगाओ अच्छे से, तो वो जेई एडवांस लगाएंगे।
भैया पहले नीट तो क्लियर कर लो, जेई मेंस के लेवल क्लियर करो, जेई एडवांस पे मत जाओ। यू आर नॉट गोइंग टू मेक ब्रिजेस, यू आर नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंट मशीनरीज, यू आर गोइंग टू वर्क एज अ मेडिकल ऑफिसर। आप मेडिसिन में जाने वाले हो, तो जब मेडिसिन में जाने वाले हो तो मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस के लिए आपके पास मैकेनिकल फिजिक्स की इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर, और ऐसे लोग का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद आगे की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जब आप ये 15-15 दिन की साइकिल लगाएंगे ना, तो इसमें आप कोशिश करोगे अपने जो आपने पहले गो में पढ़ा उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीट के पीवाईक्यूज को इनकॉर्पोरेट करने का। क्योंकि देखो, नीट या किसी भी एग्जाम का कोई टीचर आपको कुछ भी बताए, किसी पे भी ट्रस्ट एक बार में नहीं कर, मैं भी बोल रही हूँ, आप मेरी बात को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप एक बार जाके नीट के पीवाईक्यूज देखोगे ना, जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ और जो क्वेश्चन वहां से पूछे गए, चाहे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात करो चाहे लोअर ऑर्डर की, सब जितना पढ़ाया है उसी से पूछा गया। एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पढ़ाए। देखो, पढ़ाने को मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? मेडिसिन में हमारे पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने के लिए, इवन आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बट आई डोंट प्रेफर दैट। क्यों? क्योंकि पहले आपको नीट पास करके एमबीबीएस में एंट्री चाहिए। ऑलराइट, बिना एमबीबीएस में एंट्री किया आप अचानक से ग्रेजुएट या पीजी नहीं करने लग जाओगे। ये तो वही बात हो गई, 10th फेल है और करना हमको डायरेक्ट एमडी है। ना हम 12th करेंगे ना हम एमबीबीएस करेंगे, डायरेक्टली एमडी का एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं करना है, प्लीज अवॉइड दैट, ठीक है? ये भी बहुत गंदी मिस्टेक होती है और स्पेशली ड्रॉपर्स करते हैं। उनको अपने नॉलेज पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि वो उनको लगता है हमें दोबारा से बेसिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें तो आता है, हम तो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश विद ईच एंड एवरी डे एंड यू हैव टू वर्क हार्ड विद एवरी सिंगल पासिंग डे। ओके, कमिंग टू द फोर्थ थिंग क्या है कि हमने 15-15 साइकिल में अब 82% हमारा रिवाइज हो चुका है, ठीक है? हमने तीसरी साइकिल लगाने जा रहे हैं जिसमें हमें 90% रिटेंशन है। हम क्या करेंगे, अब हमारा सिलेबस चूंकि 2 बार हो चुका है, तो हम अब इस पोजीशन में है कि फुल लेंथ पेपर को अटेम्प्ट कर सके। देखो, फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करने के 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपका फोकस बढ़ता है। 3 घंटे के लिए आप टेबल चेयर पे बैठ के, जैसे नीट का एग्जाम होता है उस माहौल में पेपर सॉल्व करोगे। इससे होगा क्या, एक तो आपकी बैठने की आदत, कैपेसिटी बिल्ड होगी। दूसरी चीज, आपका दिमाग उसी टाइम पे एक्टिवेटेड रहेगा। तीसरी चीज, आपकी स्पीड बिल्ड होगी, ठीक है ना? तो स्पीड बिल्डिंग भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, और बच्चे ये जब अवॉइड करते हैं ना तो वो बहुत सफर करते हैं। आई हैव सीन पीपल जो बहुत मेहनत करते हैं, और देखो मेहनत सच में करते हैं बच्चे, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि सपोज करो अगर ये एक नेल है, ठीक है, कील है, मैं बोल दूं इसके ब्रॉड वाले एंड से, मतलब इसका जो चपटा पार्ट है, इससे आपको दीवार में छेद करना है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप हो सकता है हथौड़ा मार मार के दीवार तोड़ दो, बट दीवार में छेद नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए आपको फोकस्ड अप्रोच चाहिए, जहां पे आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में फोकस्ड हो और वो वहां पर अपना इम्प्रिंट क्रिएट कर पाए। दैट इज the final message which I want to give you in this preparation strategies. And one thing, मैंने कहा ना IQ का खेल बहुत कम होता है, IQ से ज्यादा इसमें सैक्रिफाइस और स्पीड का गेम होता है। तो इमोशनल कोफिशिएंट बहुत मैटर करता है इस एग्जाम के लिए। सो लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगी, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बहुत लोग जो इस टाइम पे उनको सिलेबस ज्यादा लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, सोचेंगे जनवरी फरवरी से पढ़ेंगे, एक्चुअली वो अपना बैटल वहीं हारते हैं। अप्रैल में कोई बैटल नहीं हारता बेटा। होप यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।